लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। नेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। सहारनपुर से लेकर संभल तक चुनाव संपन्न हो चुका है। मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद सहित 26 लोकसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सियासी हवा बहती है वही पूर्वांचल तक जाती है। इन 3 चरणों में जनता का मूड क्या रहा, जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, हम वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे जनता की विचारधारा क्या है, जनता क्या सोच रही है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और कहते हैं कि जब चुनाव शुरू होते हैं और एक बार जो ट्रेंड सेट हो जाता है वही आगे भी जाता है। अब उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में चुनाव होना है, रोहैलखंड क्षेत्र में कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और पूर्वांचल में चुनाव होना है। हम सीधा वरिष्ठ पत्रकारों से रूबरू होते हैं और जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है और खासतौर से मेरठ लोकसभा सीट का क्या मिजाज है। टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल प्रत्याशी हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देवव्रत त्यागी प्रत्याशी हैं। हम सीधा पत्रकारों से रूबरू होते हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे ज्ञान प्रकाश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 26 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है, कैसी हवा आप देख रहे हैं, कैसे सियासी समीकरण आप देख रहे हैं और मेरठ लोकसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बार जो कम मतदान हुआ है पूरे 26 सीटों पर, उसने लोगों को चौंका दिया है, प्रत्याशी को भी और खासकर मतदाताओं को भी चौंका दिया है। क्योंकि इस बार आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि आप ऊँट किस कर पर बैठेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भाजपा अपना मुद्दे लेके आई है और जिस तरह से इंडी गठबंधन और खासकर राहुल गांधी का एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि चेंजिंग आएगी। लेकिन किस हद तक चेंजिंग आएगी तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरठ में जिस तरह से चुनाव हुआ है, आमने सामने टक्कर हुई है और जिस तरह से मुस्लिम ध्रुवीकरण एकदम साफ साफ दिखाई दिया है इन 26 सीटों पर, तो इस बार कुछ नया खेल हो सकता है। और फिलहाल अभी माना जा रहा है कि 26 सीटों पर कांटे की टक्कर है। 26 सीटों पर कांटे की टक्कर है। अगर स्पेसिफिकली मेरठ की बात करें, मेरठ लोकसभा सीट से टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं और देवव्रत त्यागी। क्या आपको यहाँ त्रिकोण बनता हुआ नजर आता है या फिर फाइट यहाँ पर सीधी 1-to-1 नजर आ रही? शुरू में तो त्रिकोण बनते दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे बसपा बीच में कोई खेल करेगी, लेकिन ऐन मौके पे ऐसा लगा कि बसपा खेल नहीं हुआ, ध्रुवीकरण हुआ पूरी तरह से। ये मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ा है, समाजवादी पार्टी को पड़ा है इसमें। और रही बात दलित वोटों की, अगर दलित वोट में बंटवारा हुआ है कुछ और कुछ नाराजगी वाले वोट थे, जैसा कि दावा किया जा रहा था मुजफ्फरनगर सीट पर ठाकुरों का और इधर आपको त्यागियों का, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये संभावना मानी जा रही है कि भाजपा की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर दलित वोट का ध्रुवीकरण एक तरफा एक पार्टी की तरफ चला गया तो भाजपा मुश्किल में आएगी। और टीवी सीरियल रामायण के राम, उनका भी वजूद यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको यहाँ पर उतारा ताकि ये राम लहर एक तरह से बनी रहे। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो राम लहर कहीं दिखाई दी या फिर किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कास्ट हुआ है? ये असली चुनाव है, ये चुनाव लहर वाला चुनाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर पॉलिटिकल इक्वेशन का चुनाव, ऐसा लगता है आपको? नहीं, इस बार का चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है। 10 साल के बाद आपका हिसाब मांगा जा रहा है भैया। आपके पास एंटी कम्पेंसी भी चल रही है। मोदी लहर जहाँ तक माने मोदी लहर बजाय यहाँ पे योगी लहर ज़्यादा है। एसटीपी के चुनाव में जो भी 26 सीटें हैं उसमें योगी लहर ज़्यादा दिखाई दी, मोदी लहर का उतना ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। और तो माना जा रहा है कि इस बार नया समीकरण सामने आएगा। नया समीकरण सामने आएगा। आप क्या कहेंगे सर, आप कई दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं और बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर आमतौर पर सब चुनाव संपन्न हो चुका है, 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या मिजाज आप देख रहे हैं, हवा का रुख आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल इक्वेशन का चुनाव है या फिर लहर का चुनाव है? कैसा चुनाव है इस बार का? देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको मुस्लिम बेल्ट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मुस्लिम प्रत्याशी बहुत कम संख्या में रहे हैं। जहां मुस्लिम बहुल लोकसभाएं रही वहीं पे रहे। मेरठ का ही अगर आप चुनाव पिछले अगर 8-10 चुनाव भी उठा के देख लें लोकसभा के, तो मुस्लिम प्रत्याशी हमेशा रहा है। ये पहला चुनाव था कि मुस्लिम प्रत्याशी कोई नहीं था किसी भी प्रमुख पार्टी से। आपके मुजफ्फरनगर में कोई नहीं था, बिजनौर में कोई नहीं था।
इसका एक सीधे सीधे संदेश जो है वो चला गया कि इस बार चुनाव जातिवाद पे चला गया। जातिवाद फैक्टर पिछले 10 सालों में जातिवाद फैक्टर नहीं था, धार्मिक उस पे था। रही मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात, तो जब दो मुस्लिम लड़ते हैं तो एक की तरफ कुछ वोट डाइवर्ट होता है, लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकरण बीजेपी के खिलाफ हमेशा से रहा है। पिछली बार भी अगर आप मेरठ सीट की बात करें तो आमने सामने की फाइट थी, क्योंकि सपा, रालोद और बसपा का गठबंधन था। बसपा से हाजी याकूब कुरैशी थे, कांग्रेस ने वैश्य प्रत्याशी उतारा था। उसमें लगभग 4,500 पौने 5,000 वोटों के मार्जिन से राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। अब इस बार जो है फिर आमने सामने की टक्कर आई, लेकिन मुस्लिम नहीं थे। मुस्लिमों के लिए एक सुलभ रास्ता ये बन गया कि उनको एक चुनना था और उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना, क्योंकि सुनीता वर्मा दलित वर्ग से आती है, तो दलितों का भी रुझान सपा की तरफ देखने को मिला। अब जो विरोध की बात चल रही थी, उस विरोध का असर कितना रहा, लेकिन हाँ, विरोध का असर अगर 5% भी होगा, 10% भी होगा, जो भी होगा, या उसकी उदासीनता होगी, उसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा को जाएगा, उसका फायदा सामने वाले को मिलेगा। लेकिन वोट प्रतिशत कम होने पे जो एक हवा चली कि इसमें बीजेपी का नुकसान हो रहा है, मेरा मानना ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों को है। और इससे बस फर्क इतना आएगा कि पिछली बार जैसे गाजियाबाद सीट से 5 लाख के करीब वोटों से वीके सिंह जीते थे, इस बार ये जीत का अंतर वहाँ पे 60-70 हज़ार का रह सकता है। क्या लगता है कि टीवी सीरियल रामायण के राम को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, उनका कितना इम्पैक्ट रहा? क्योंकि ज़बरदस्त रोड शोज हुए, गली गली अरुण गोविल जी घूमे, और आपको क्या लगता है कि ये जो राम के नाम पर जो सियासत एक तरह से यहाँ पर हुई, तो वो एक बड़ा रोल प्ले करेगी, या फिर जो है जातिवाद का ही चुनाव है, हार्ड कोर पॉलिटिकल इक्वेशन का चुनाव है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है, और जिसके राजनीतिक समीकरण ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो जीतेगा? देखिए, राम मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ, मतलब उद्घाटन हुआ गर्भगृह का, उसके बाद लगा था भाजपा को कि राम लहर में हम चुनाव ले जाएंगे। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र है, यहाँ से अरुण गोविल को लाने के पीछे भी सोच उनकी यही थी कि मेरठ ही नहीं, आसपास की सीटें जो हैं उनको हम अरुण गोविल के माध्यम से साध लेंगे। लेकिन जो चुनाव में नज़र आया वो अपनी ही सीट पर अपने राम के किरदार का असर नहीं दिखा पाए, तो बाकी सीटों पे तो असर जाना मुश्किल था। यहाँ पर चुनावी रणनीति भाजपा की बेहद कमज़ोर रही मेरठ में। जिस तरीके से पहले संगठन भाजपा का जो सबसे मजबूत माना जाता है, जो उसका बेस कार्य करता है, इस बार वो कहीं ना कहीं या तो उदासीन था या नदारत था। उसके पीछे और भी कई रीज़न हैं, क्योंकि लगातार दूसरी पार्टियों से भाजपा में लोग आ रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पीछे धकेले जा रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो उदासीन था। तो राम का कहीं कोई असर नज़र नहीं आया, सिर्फ भाजपा का कैडर था जो उसे लड़ा रहा था अरुण गोविल को। बाकी अरुण गोविल की जो अपनी राम वाली छवि थी वो नज़र नहीं आई। एक चीज़ और है, महिलाओं में, बच्चों में क्रेज़ रहता है टीवी सीरियल कि कोई भी कलाकार आ जाए, कोई भी आ जाए, एक देखने का, जहाँ से वो गुजरे देखने आ गए। लेकिन उस देखने से मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि वो वोट में तब्दील हो जाएगा। किसी भी रैली में आने वाली भीड़ आपकी जीत का आकलन नहीं कर सकती है। तो आप यहाँ का मुकाबला कितना कड़ा देख रहे हैं? फाइट बहुत स्ट्रांग है और मुकाबला बहुत कड़ा है, मार्जिन भी बहुत कम होगा जीत हार का। जो भी जीतेगा 4 जून को, जिसके सिर पे सेहरा बंधेगा, तो मार्जिन बहुत कम होने वाला है। क्या आपको लगता है कि 2019 जैसा ही मार्जिन होगा, या फिर और भी उसी के दरमियान रहेगा? 2019 जैसा भी मार्जिन हो सकता है, लेकिन इसमें जीत का सेहरा जिसके भी सिर बंधेगा उसका श्रेय वो अपने आप ना लें दोनों, उसका श्रेय बसपा को दें। साइलेंट वोटर बसपा का है। बसपा ने कितना वोट काटा, ज़्यादा काटेगी भाजपा को फायदा मिलेगा, और बसपा नहीं काट पाई तो सपा को फायदा मिलेगा। श्रेय आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट रहेगा। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ की पत्रकारिता को बहुत करीब से देख रहे हैं, कई दशक से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, ये चुनाव किन मायनों में खास है, कितना अलग है, और क्या ये लहर वाला चुनाव है या राजनीतिक समीकरणों वाला चुनाव है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है? मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर आप क्या देखते हैं, और जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है? क्योंकि जो मूड सेट हो गया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, वही थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज और 7वें चरण तक जाएगा। मूड क्या लगता है आपको इस बार का? देखिए, मेरा मानना है कि 2019 और 2014 के मुकाबले 2024 का चुनाव कई मायनों में अलग है।
अभी तक जो साइलेंट वोटर की एक पारी आगे बढ़ रही है, ये सहारनपुर से स्टार्ट हुई है और वोटिंग कम है, कुछ वोटर भी साइलेंट हैं, तो ये धीरे धीरे जो अब पूर्वांचल की ओर बढ़ती जा रही है, इसको लेकर राजनीतिक दल ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक भी परेशान हैं, क्योंकि अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मेरठ और मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल जो लास्ट 3 टाइम से सांसद थे, उनके बदलाव की बात लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ता जो थे, उनकी अपनी अपनी दावेदारी थी। अंतिम समय में आकर अरुण गोविल जी को टिकट दे देना और एक बाहरी का मुद्दा कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर उठ रहा था। संगठन के सामने बोलना उनकी मजबूरी रही है, तो ऐसे में वो खुलकर नहीं बोले और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को भीतरघात का दंश झेलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात का दंश झेलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का मिजाज रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से परंपरागत सीट रही है। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ के 3 बार के सांसद रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरठ सीट पर की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक तरह से राजधानी कहा जाता है मेरठ। यहाँ का जो सियासी मूड सेट होता है वो समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेट होता है। तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी, मैं देखा कि जो है 2019 में जब चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था और उस वक्त बसपा को फायदा हुआ था, सपा को फायदा नहीं हुआ था। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। मैं ये देख रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां खड़े हैं वहां वहां मिजाज दूसरा है पब्लिक का। बहुजन समाज पार्टी के उस कोर वोट बैंक का मिजाज दूसरा है, लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है वहां पर उस साइलेंट वोटर का मिजाज दूसरा है। तो जो साइलेंट वोटर का मिजाज कहीं गठबंधन की वजह से, सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, इससे कहीं सपा को नुकसान तो नहीं हो रहा जहां सपा का कैंडिडेट खड़ा है, खासतौर से मेरठ लोकसभा सीट पर, क्योंकि यहां भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े। मेरठ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सपा को समीकरण बिल्कुल अलग है। पिछली बार हर बार यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं, केवल ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दूसरी बार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है ना। तो वो मुस्लिम वोटों का भी एक तरीके से जो झुकाव था वो एनडीए की तरफ ना होकर इंडी गठबंधन के रूप में सपा की तरफ गया है। उधर कहीं ना कहीं आप ये मानना, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बसपा ने भी जो नुकसान पहुंचाया है उसमें बड़ा नुकसान भाजपा का ही हुआ है। भाई बसपा ने, ज्ञान जी, बहुजन समाज पार्टी ने तो बिल्कुल आकाश आनंद को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटा दिया, उनको जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था उससे भी हटा दिया। तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत निर्णायक भूमिका में है। अगर वो जीतने की कंडीशन में नहीं है तो जिताने की कंडीशन में तो है ही। और बहुजन समाज पार्टी का जो साइलेंट वोटर है, जो कोर वोटर है, जो कैडर वोटर, जो भी कहें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। और आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो एकदम तय है कि मायावती देर से आई, जो बसपा सुप्रीमो है, मायावती देर से आई, लेकिन आई बहुत सटीक ढंग से आई हैं। उन्होंने वो जीते कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्रत्याशी की हार जीत का फैसला तय करेंगे। और रही बात, जिससे आपने देखा कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें मायावती का जो बसपा थी वो थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन जब सेकंड चरण से आया तो इसमें बसपा थोड़ी एग्रेसिव आई है। उनके भाषणों में भी आक्रामकता आई। आकाश आनंद को इसलिए हटाया गया क्योंकि आकाश आनंद ने वो चीज़ बोलनी शुरू कर दी थी जो मायावती बच रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से। खुद आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ईडी की कार्रवाई हुई तो हमारे दलित लोग इतने कमजोर है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो इस तरह की बातें जो मायावती पिछले 5 साल 10 साल से नहीं बोल रही थी, वो सीधे टक्कर नहीं लेना चाह रही थी केंद्र से, तो आकाश आनंद ने अपने भाषणों में कहा। जी, आकाश आनंद ने अपने भाषण में जो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, तमाम मैंने जो है जो लाइन को क्रॉस कर गए, लाइन को क्रॉस किया, तो एक तरह से मायावती ने जो है फुल स्टॉप लगा दिया। ये तो तय है कि बसपा इस चुनाव में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भाजपा को लाभ पहुंचाएगी, कहीं लाभ पहुंचाएगी, कहीं नुकसान पहुंचाएगी। जो बसपा इस बार सेकंड फाइट में तो है नहीं, थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है, और आकाश आनंद इसमें रोड़ा बन रहे थे। 2 चरणों में आपने देखा होगा, अभी चुनाव हुए इसके पूर्व में इसके भाषण हुए, इतने आपत्तिजनक भाषण थे आकाश आनंद के कि मायावती का कोई और पार्टी होती उसको बाहर कर देती, क्योंकि इनका भतीजा है तो इन्होंने इसको अपने घर ही बैठा दिया उसको। तो ये पार्टी के नुकसान बन रहा था कि मायावती भी नहीं चाहती है कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, यादव लैंड
खासतौर से एटा, मैनपुरी, बदायूं में भी चुनाव संपन्न हो चुका। बदायूं में आदित्य यादव की साख दांव पर लगी हुई है, शिवपाल यादव की साख दांव पर लगी हुई है। मैनपुरी की बात की जाए तो डिम्पल यादव वहाँ से प्रत्याशी है, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा राजवीर सिंह का भी परिवार यानी कल्याण सिंह जी का परिवार भी इस बार उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। तो तीसरे चरण का जो मूड है यादव परिवार के लिए भी एक बड़ी जंग है तीसरे चरण में अगर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखो, पहले तो आप देखिए संभल का इलेक्शन देखे हैं। संभल इलेक्शन में मायावती का गेम फिर चलेगा और इस बार संभल में फायदा पहुंचेगी, 100% फायदा पहुंचेगा भाजपा को, क्योंकि यहाँ पर जो साइलेंट वोटर हैं वो भाजपा का और बसपा का है और वहाँ पर बसपा किसी कीमत पर नहीं जाएगी। सपा, आप ये कह रहे हैं चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो संभल हो, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो डिसाइड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो तय हो गया। इस चुनाव में बसपा तय करेगी। बसपा किंग मेकर है। इस चुनाव में बसपा किंग मेकर बन के आई है। उसे पता है कुछ जीत हाथ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ऐसी स्थिति ला खड़ा कर देंगे प्रत्याशी जीतेगा हारेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप काम करने में जुटे हुए हैं, अब हम पेज बना रहे हैं, ये बताइए इन चुनावों को कैसे आप देखते हैं और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का जो मिजाज रहा है, इससे पहले भी 2009, 2014, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की, इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में जनता का मन क्या है, मूड क्या है, मिजाज क्या है? पत्रकार होने के नाते आपकी बारीक नज़र क्या कहती है? सर, जिस तरह से इस बार वोटर साइलेंट था, इस बार मुझे जो लग रहा है कि वोटर जो है अपना मिजाज बदलेगा। ठीक है ना सर, जैसे कि जो दलित वोट था, जैसे पिछली बार के चुनाव में भाजपा के साथ चला गया था, वो इस बार सपा के साथ में जा रहा है। क्या कारण मानते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह क्या मानते हैं? सर, जैसे वजह ये भी मानते हैं जैसे अरुण कोविल जी वो बाहर से यहाँ लेके आए, तो और जैसे उनका प्रचार में भी हमने देखा उनका इतना वो था नहीं कि जिस तरीके से उन्हें प्रचार करना चाहिए था। और क्या जो मुझे लगता है कि यही था कि उनकी वो कमजोरी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से पत्रकारों ने अपनी राय जाहिर की। सर, आप कुछ और स्पेशल कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए, अभी बात आई बसपा की, तो पहले 2 चरण का चुनाव अगर आप उठा के देखें तो बसपा ने सीधे सीधे जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं भाजपा को नुकसान दिया है। मेरठ सीट ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, कैराना ले लो, बिजनौर ले लो, गाजियाबाद ले लो, कोई भी ले ले। सब सीटों पे उसने जो प्रत्याशी उतारे वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे थे। आकाश आनंद को हटाने की बात यह है कि एक मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो नीति अपना के आकाश आनंद भाषण दे रहे थे, मायावती नहीं चाहती थी कि वो सांप्रदायिक उसमें फंसे, और उनका कभी भी ये पहलू भी नहीं रहा है। उनके लिए दलित वर्ग पहले रहा है। हालांकि इस बार उन्होंने सर्व समाज की जो बात की और उसके तहत टिकट दिए, तो उन प्रत्याशियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आकाश आनंद पे कार्रवाई की। आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण को लेकर के जो बातें उठी, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस तरह के भाषण है, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो डाउन द लाइन कौन सी बात गई उस वोटर के लिए जिसे साइलेंट वोटर कहा जाता है? देखिए, आरक्षण की बात जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आरक्षण, या बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, सीधे सीधे इशारों में वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदुओं का। संविधान में बदलाव हो जाएगा, सीए के इनडायरेक्टली बोल के वो विपक्षी जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का, दलितों का अपनी तरफ। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं इस बार? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 45 से 50 के बीच सीट आ रही है। सर, क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या कहता है? और कहते हैं कि पश्चिम से जो हवा बहती है वही पूर्वांचल तक जाती है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव 3 चरणों के बाद संपन्न हो चुका है, कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, नेता मुखर थे, मतदाता मौन, और मतदाता की चुप्पी ने सबको हिला के रख दिया। अभी तक गणित गुणाभाग लग रहे हैं। पहले कम मतदान की बातें आई, फिर वो जब प्रतिशत बाद में आया कंसोलिडेटेड होके, तो कुछ सांस में सांस आई, लेकिन इसमें संघ की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी। और पहले चरण के बाद दूसरे चरण से संघ के लोगों ने ज़बरदस्ती पूरा अभियान लगाया, पूरी ताकत लगाई कि वोटिंग परसेंटेज कम न रह जाए, और उससे थोड़ा सा रुझान पे फ़र्क आया। लेकिन जहाँ तक बात मतदाता की है तो उसकी चुप्पी अभी भी बनी हुई है। इवन जब वो वोटिंग करके आया तो बहुत कम लोग थे जो खुल के बोलें। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। असल में अगर हम 2014 से चलें तो 2014 में तो
आप देहात में चले गए, जिसने मोदी का भी पूरा नहीं जानते थे, तो ये कहते थे गुजरात से कोई नेता आया हम उसे देंगे। 2019 में अचानक एक बड़ी घटना हो जाती है, पुलवामा, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो उसकी छाया में वो चुनाव हो रहा था। तो तब भी समझ में आ रहा था कि लोग क्या करने जा रहे हैं, कहाँ वोट दिया होगा, क्या किया होगा। अगर थोड़ी सी बात विधानसभा चुनाव की कर लें तो ये किसान आंदोलन के साए में हुआ था, तो लग रहा था कि पश्चिमी यूपी में तो बहुत दिक्कत आएगी भाजपा को, पर उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में एक तरफ पुलवामा की स्ट्राइक थी, दूसरी तरफ यूपी में महागठबंधन था, यानी कि मायावती, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, तीनों एक थे। तब भी हमारे जैसे जो आकलन करने वाले विश्लेषक अपने को बनते थे और विशेषज्ञ बनते थे, बड़े अनुमान लगाए, लेकिन वो क्यास वो सही नहीं उतरे। और मतदाता अब की बार भी कुछ ऐसा कर रहा है कि जो अनुमान हम लगाते हैं और फिर बाद में हमें उस पर मंथन करना पड़ता है कि हम में कहाँ कमी रह गई। हालांकि जो ज़मीन पे जा रहे हैं, जो ज़मीन से जानकारी मिल रही है, उसमें यह है कि संघर्ष की स्थिति सब जगह है, कांटे का संघर्ष है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थैला है वो भरा हुआ है, उसमें अगर हम बात करें तो उसकी झोली भरी हुई है। तो विपक्ष के पास हारने को बहुत कुछ है नहीं। अगर दांव पे लगा है तो भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा लगा है। और मुझे लगता है कि कोई कील काटा वैसा ना रह जाए, कोई ईंट ऐसी ना रह जाए जो उठा के ना देखी गई हो, इसीलिए उन्होंने गठबंधन किए। और यहाँ पे जयंत चौधरी से उन्होंने गठबंधन किया, उसको साथ लेकर आए। यानी कि वो चाहते थे कि चाहे वो 400 पार का नारा हो या यूपी में 80 में से 80 हो, तो वो किसी तरह से वो दावा पूरा करना है तो कैसे किया जाए। तो जो भी साथ मिले, चाहे वो 2 सीट 4 सीट पर उनका प्रभाव हो, तब भी उनको साथ लिया और इसका साथ लेने का उनको लाभ ज़रूर मिला। साथ लेने का लाभ ज़रूर मिलेगा। और सर, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव कोई लहर वाला चुनाव नहीं है। जो लहर 2014 में थी वो लहर वाला चुनाव था, 2019 में भी लहर वाला चुनाव था, लेकिन 2024 का चुनाव है। ये चुनाव पॉलिटिकल इक्वेशंस का चुनाव है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। और इस चुनाव में क्या आप ये कह रहे हैं कि रीजनल जो पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ जिनके साथ गठबंधन है, चाहे वो एनडीए अलायंस में हो या फिर इंडिया अलायंस में हो, उनका एक बड़ा रोल होने वाला है? चाहे वो आरएलडी जैसी पार्टी हो या राजभर की पार्टी हो या फिर उसमें संजय निषाद की पार्टी हो, इन सब का भी एक बड़ा रोल होने वाला है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, इन सब का एक बड़ा रोल होने वाला है उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा इलेक्शन में। देखिए, इनका बड़ा रोल कैसे होने वाला है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पिछली बार गठबंधन के बाद भी चौधरी अजीत सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हार गए थे। लेकिन आप दोबारा से देखिए कि वहाँ पर इस बार भी रालोद अलग होता और अलग से चुनाव लड़ रहा होता या सपा गठबंधन के साथ होता, तो आज आप और हम ये कहने की स्थिति में नहीं होते कि मुजफ्फरनगर में कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। फिर हम स्पष्ट कह देते कि भाजपा तो गई। ये इस तरह का अंतर जो आपको डबल बेनिफिट देता है। अगर वो माइनस आपके इस तरह के जो गठबंधन किए जाते हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, चाहे वो राजभर ही हों, अनुप्रिया पटेल हो जिनके आपने नाम लिए, अगर वो बीजेपी को ना दें और विपक्षी खेमे में वो वोट चले जाएं, तो एक वोट का नुकसान नहीं हुआ, डबल वोट का नुकसान हुआ। तो इसलिए ये गठबंधन उनको लाभ दे रहे हैं, या यूँ कहिए लाभ भी नहीं दे रहे तो कम से कम उनकी राह आसान जरूर कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आरएलडी से के साथ आने की वजह से इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिलने वाला है? एक सीट पर नहीं, मुझे लगता है कई सीटों पर इसका उन्हें लाभ मिल रहा है। वहाँ पे जो जब हम बात कर रहे थे, अगर हम उसे इस तरह से देखते हैं कि अगर रालोद साथ ना होता और रालोद समाजवादी पार्टी के साथ होता, तो बिजनौर में क्या होता, नगीना में क्या होता, कैराना में क्या होता, सहारनपुर में क्या होता, तो हम स्पष्ट कहने की स्थिति में होते कि साहब बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है, हम यही कह रहे हैं कि कांटे का संघर्ष है। हम बात शुरू करते हैं सहारनपुर से, सीट वाइज ले लेते हैं। देखिए, वहाँ पर इमरान मसूद और भाजपा में टक्कर है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे एक तीसरा फैक्टर है बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली। बड़े कारोबारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन क्या मुस्लिमों को वो तोड़ पाए हैं, बांट पाए हैं? कितना मुस्लिम बटा है, इसका जवाब हमें 4 जून को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर फिर भी कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, हार सकता है। कैराना में इकरा हसन को बहुत प्यार मिला है, और प्रदीप जो वहाँ से ऑलरेडी लोकसभा सदस्य थे, उनके प्रति लोगों में एंटी इनकमेंसी या कहिए नाराज़गी ये थी, क्योंकि वो सहारनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। सहारनपुर की विधानसभा सीटें लगती हैं और शामली की लगती हैं,
तो शामली ज़िले के लोगों का खासतौर पे ये नाराज़गी थी कि ये हमारे सांसद नहीं रहे, तो वहाँ के सांसद हैं, हमारे नहीं आते। तो उसकी नाराज़गी और इकरा एहसन के प्रति प्यार, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया, मुझे लगता है कि चुनाव को बहुत रोचक बना रहा है, बहुत रोचक बना रहा है। मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक बहुत अच्छे से लड़े। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी ठाकुरों की नाराज़गी झेलनी पड़ी, और जो खतौली उपचुनाव हुआ था, राजकुमार सैनी की पत्नी वहाँ हार गई थी। सैनियों के मन में भी आक्रोश था। अब उन्हें किस तरह से मैनेज किया है, कितना वोट डल पाया। हालांकि जो जानकारी ये है कि ठाकुर नाराज़ रहे, पर उन्होंने हरेन मलिक को नहीं डाला, यानी विरोध में वोट नहीं गया, पर इनका वोट माइनस हो गया। तो वहाँ भी स्थिति बड़ी रोचक बनती है। बिजनौर तो बहुत ही डेमोग्राफी और जोग्राफिकली बड़ा डिफरेंट सा एरिया है, तो वहाँ पर भी आसान मानी जा रही है भाजपा की राह, पर हो कुछ भी सकता है। पर कंपेरेटिवली राह को आसान माना जा रहा है। बागपत में भी आसान माना जा रहा है, मुजफ्फरनगर भी आसान है। मेरठ में अरुण गोविल का चुनाव शुरू में नहीं उठ पाया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में संघ के लोगों ने आखिरी अंतिम दौर में बड़ी ताकत झोंकी, सब ताकत झोंकी, और उधर एक दो जो बसपा के कैंडिडेट थे वो सब जगह गए, कुछ नारेबाजी की गई, कुछ मायावती अपना यहाँ पे भाषण दे के गई। तो ऐसा लगा कि अगर दलित वोट बढ़ जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होती है। अन्यथा योगेश वर्मा की जो पत्नी है सुनीता वर्मा, उन्होंने कड़ी चुनौती बीजेपी को पेश की है। गोविल के लिए ये भी था कि ये बाहरी हैं, और एक्चुअली वो खाटी राजनीति के तो थे नहीं, तो वो इसलिए कुछ बेचारे ऐसे बयान दे गए जिससे वो ज़रा चर्चा में ज़्यादा आ गए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। और बाकी अगर हम चलें आगरा, नोएडा, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी आराम वाली सीटें हैं। कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा मुझे लगता है कि इनकी राह आसान है। और बागपत में तो चौधरी जयंत ने एक उदाहरण ही पेश कर दिया कि कैसे एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया, तो वो सीट अगर फंसती भी, तो किसी भी तरह का विरोध अगर मतभेद होते, तो राजकुमार सांगवान के उतरने से पार्टी के वो अंदरूनी मतभेद, बिरादरी के मतभेद सब खत्म हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ भी वो हालांकि अमरपाल शर्मा अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन खाटी राजनीति के बावजूद इसके जो इनकी सरलता है राजकुमार सांगवान की, जो इनकी कर्मठता है, मुझे लगता है वो इनकी राह आसान कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र राणा जी भी मौजूद है। सर, आप क्या कहेंगे, पोलिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में काफ़ी कम रहा, लेकिन थर्ड फेज़ में जो पोलिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 3 चरणों के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें ग्राउंड पे देखने में आई हैं। मैंने लगभग 6-7 ज़िलों में इस बीच मूवमेंट किया, लोगों से मिला, बात की। एक तो यूथ बहुत कम निकला है। युवाओं में जो उत्साह 2014 और 19 के चुनाव में था वोटिंग के प्रति, वो इस बार कहीं दिखा नहीं। दूसरी बात ये कि अग्निवीर का मुद्दा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा था, और उसको लेकर के निराशा थी युवाओं में एक। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी वजह है वोटिंग ज़्यादा ना होने के पीछे। दूसरा, किसानों के भीतर भी एक नाराज़गी है। जयंत चौधरी भले ही इस तरफ आ गए, भले ही वोट में तब्दील नहीं हो पाया विरोध वो उनका, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं भाव जरूर है, बहुत सारे असमंजस की स्थिति है। दूसरा, महंगाई का इशू भी बढ़ा है। जैसा शुरू में माना जा रहा था, पहले चरण में बीजेपी भी जिन मुद्दों को लेकर के चली थी पहले और दूसरे चरण में, तीसरे चरण तक जाते जाते नेताओं के भाषण बदल गए और पूरी कास्ट केमिस्ट्री पे पूरा इलेक्शन खड़ा हो गया। शुरू में माना जा रहा था पोलराइजेशन होगा, फिर हमने देखा कि तमाम जातियों को साधने में लगे हुए थे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे दलों को सहेज रहे थे, तो अधिकांश दल ऐसे हैं जो जातीय प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी अपनी जातियों के नेता हैं वो। शुरुआत जब एनडीए की रैली की यहाँ पर हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद किया था, तो उसमें भी एनडीए के जितने भी अलायंस के पार्टनर्स हैं वो सब मंच पर मौजूद थे। पहली बार मोदी जी के मंच पे ऐसा था। डॉक्टर संजय निषाद उस पे थे, राजभर उस पे थे, अनुप्रिया पटेल वहाँ पे थी, और जयंत चौधरी भी वहाँ पे थे, और इनके अलावा वहाँ कई छोटे छोटे दलों के नेताओं को तरजीह दी गई, बात की। प्रधानमंत्री खुद जब वहाँ पे आए तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से अलग से बात की, अनुप्रिया पटेल से अलग से बात की, तो उनको इम्पोर्टेंस दी और उनके वोटर्स को मैसेज दिया कि भाई आपके नेताओं की हमारे दिल में बड़ी जगह है, बड़ा सम्मान है उनका। तो ये एक तरह से कास्ट केमिस्ट्री बिठाने वाला ही फंडा था, और बीजेपी भी ये समझ गई थी शुरुआत के चरण से ही कि पोलराइजेशन मंदिर के मुद्दे पे नहीं हो रहा है, अरुण गोविल आए हैं तो राम वाले मुद्दे पे पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, 370 का माइलेज नहीं मिल रहा है, और जो कम्युनल पोलराइजेशन वाले उनके जो इश्यूज हैं उनका माइलेज नहीं मिल रहा है, उन्होंने भांप लिया था। तभी उन्होंने कास्ट केमिस्ट्री बिठानी शुरू की, तभी उन्होंने उनके नेताओं को साथ लेने की कोशिश की, और
हम बात तक देखते भी हैं कि पूरा चुनाव कम्युनल पोलराइजेशन को रोकने में राजपूतों ने बड़ी भूमिका निभाई। इसका झंडा वो लगातार उठाए हुए हैं विरोध का, और भले ही एक हद तक उनका वोट फिर भी बीजेपी को जा रहा है। हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में भी 50% डाइवर्ट हो गया, जहां उनका बड़ा विरोध था और शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। तो बात तक भी ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कम्युनल पोलराइजेशन को रोकने में भूमिका निभाई है एक तरह से। फिर हम देखते हैं कि कई इलाकों में जहाँ अलग अलग कास्ट के विपक्ष के कैंडिडेट्स थे तो वो जातियाँ टूट गईं। बागपत में अमरपाल शर्मा थे तो ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट लिया उन्होंने। डोली शर्मा गाजियाबाद में थी तो अच्छा खासा वोट वहाँ पे ब्राह्मणों का लिया उन्होंने। राजपूतों की नाराज़गी, वीके सिंह का टिकट कटा तो वो भी क्लब हुई। तो इस तरह से कास्ट केमिस्ट्री जब चेंज हुई, जब कम्युनल पोलराइजेशन की जगह कास्ट इक्वेशंस पे इलेक्शन आ गया पूरा, तो हर जगह फाइट हो गई, हर जगह कांटे का मुकाबला हो गया। और इसलिए सर बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम साइलेंट मतदाता कहते हैं, जिसे खामोश मतदाता कहते हैं, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो ना के बराबर आए इन तीनों चरणों में, और हर एक पार्टी ने, बल्कि मायावती जी ने तो ये भी कहा जब वो मुजफ्फरनगर में रैली करने आई कि मैंने मुस्लिम कैंडिडेट तलाशा यहाँ के लिए, मैं इंतजार कर रही थी कोई टिकट मांगने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आया और वो इतने डर गए मुस्लिम नेता। तो एक फैक्टर था कि कहीं भी मुस्लिमों में एक कंसेंट थी इस बात को लेकर के कि भाई इस बार कांग्रेस को आजमाना है, वन वे कांग्रेस की तरफ जाना है और अपने कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर भी फाइल नहीं करना है। उनको कहीं ना कहीं उनके नेताओं में भी ये बात थी। उसकी वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, जो मायावती जी कह रही थी कि डर एक उसकी वजह है, वो भी हो सकती है। दूसरा ये भी है कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी इस समय इस स्थिति में नहीं थी कि वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती, उन्होंने भी ये रिस्क नहीं लिया। सर एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को रिजल्ट्स में ज़्यादा फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस गठबंधन में, क्या उनको एज मिल रहा है? और जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? अगर इस गठबंधन को कंपेयर करें, सपा और बसपा का गठबंधन और इस 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें अखिलेश यादव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से, मैं कहूँगा बहुत ही टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के साथ वो चले गए। अगर वो नहीं जाते, अलग रहते, तो शायद मायावती वाली सिचुएशन समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की होने वाली थी। मैं जहाँ जहाँ भी गया मुस्लिम्स में, तो वो इस गठबंधन को वोट कांग्रेस की वजह से कर रहे थे। उनको लग रहा था कि सेंटर में कांग्रेस चेंज करेगी, इंडिया चेंज करेगा। तो अखिलेश यादव के प्रति उनकी नाराज़गी कई मुद्दों को लेके थी, उसका जिक्र भी करते थे। वो अतीक वाले मुद्दे को लेके थी, जो विधानसभा में हमने देखा, उसको वो ये मानते थे कि अखिलेश जी ने योगी जी को उकसाया कार्रवाई के लिए, और उसके बाद अतीक के साथ जो हुआ। यही बात आजम खां के मुद्दे को लेके बहुत नाराज़गी दिखी कि आजम खां के साथ अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए। तो मुस्लिम्स में सपा के प्रति भी नाराज़गी थी, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है, और सत्ता परिवर्तन चूंकि कांग्रेस कर सकती है, तो जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे वो कांग्रेस के साथ गए, और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे तो वहां ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी का वोटर मानता है कि कैंडिडेट मोदी जी हैं, लोकल कैंडिडेट नहीं है, फूल पे वोट करना है, तो ठीक वैसे ही गठबंधन को वोट करना है, केंद्र में सत्ता बदलनी है। इस नाम पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी अच्छा वोट मिला है मुस्लिम्स का, इसीलिए इन सब के कैंडिडेट्स फाइट में भी आए हैं। वेस्टर्न यूपी की हर एक सीट पे 2 से 4 लाख तक मुस्लिम है, तो आप समझिए कि हर सीट पे उनकी गिनती यहाँ से शुरू होगी। अब आगे जिस जाति का कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया, उस जाति का वोट काटता है वो, उस पार्टी का बेस वोट भी आता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए रोचक हुए। कास्ट पॉलिटिक्स अपने चरम पर है, पॉलिटिकल इक्वेशंस का चुनाव अपने चरम पर है। ये लहर वाला चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं है। और 2014 में जिस तरह से तमाम प्रत्याशी लाखों मतों से जीते थे, इस बार का जो चुनाव है ये 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे ही मुकाबले, बिल्कुल टाइट फाइट वाले मुकाबले होंगे अलग अलग लोकसभा सीटों में। चाहे मेरठ की बात कर ले, चाहे बागपत की बात कर ले, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, जितनी भी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं उनमें बहुत तगड़ा मुकाबला है। इतने मेजर डिफरेंस से गाजियाबाद में वीके सिंह जी जीतते थे। अभी ये कैलकुलेशंस हो रहे हैं कि बीजेपी विन करेगी कि नहीं करेगी। हालांकि कंफर्टेबल सीट है बीजेपी के लिए, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, तीनों सीटें, लेकिन तीनों जगह जो मार्जिन है वो बहुत मिनिमाइज हो गया। और मेरठ में भी बहुत मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ये तो तय बात। किसको है मेरठ में? एज तो बीजेपी के पास मुझे लगता है। हाँ, इस बेल्ट में इस रोचक मुकाबले के बावजूद भी
मुझे लगता है अधिकांश सीटों पर एज बीजेपी के पास है। मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मेरठ में, बिजनौर में बीजेपी के पास एज है। मुझे लगता है कि कैराना में सपा के पास एज है। सहारनपुर में बहुत टफ फाइट है, 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। और इधर गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, इनमें मुझे लगता है बीजेपी के पास एज है। और मुरादाबाद में भी 50-50 है, रोचक मुकाबला है। रामपुर मुझे लगता है सपा के पास एज है। फन फैक्टर, नाराजगी फैक्टर, मुझे लग रहा है बहुत काम नहीं किया उसने। हाँ, चूंकि मुस्लिम्स के सामने 10 साल का शासन बीजेपी का देखा है उन्होंने, बहुत सारे इश्यूज पर वो जूझते रहे हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि वन वे जाना है। इसके बावजूद देखिए इस इलेक्शन की यही खास बात है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं थे, मुस्लिम वन वे जा रहा है, लेकिन जो हिंदू वोटर है वो वन वे नहीं जा रहा है। उसको अग्निवीर का इशू भी प्रभावित कर रहा है, उसको महंगाई प्रभावित कर रही है, उसको बेरोजगारी प्रभावित कर रही है, उसको यूपी में जो पर्चे लीक हुए हैं वो प्रभावित कर रहे हैं उसके माइंडसेट को, उसको राजपूतों की नाराजगी प्रभावित कर रही है, उसको अलग अलग जातियों के समीकरण प्रभावित कर रहे हैं। प्रदेश में इन 26 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को कितनी सीटें आप दे रहे हैं पश्चिम में? देखिए, इस तौर पर तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप मुझे थोड़ा समय देते तो मैं कैलकुलेट करता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार 2019 के मुकाबले बीजेपी बहुत नुकसान में नहीं है तमाम पेचीदगियों के बावजूद। नुकसान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है तमाम बातों के बावजूद। निश्चित मुझे लगता है कि देखिए, नुकसान में तो तब कहते हैं ना, पहला चरण 8 सीटों का था। 8 में से पहली बार पिछले उसमें भी अधिकांश सीटें जो है बीजेपी के पास नहीं थी। इस बार हो सकता है कि पहले चरण में 1 सीट बढ़ जाए। तीसरे चरण की बात की जाए तो संभल और मैनपुरी को छोड़ करके बाकी सारी सीटें बीजेपी के पास थी, जितनी भी सीटें थी, और सेकंड फेज में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तो इस बार उन सीटों को बचा ले जाएगी बीजेपी या फिर संभल और मैनपुरी का मुकाबला तो दिलचस्प है ही। कि पहले और दूसरे चरण के बाद इलेक्शन की पेस चेंज हो गई, इश्यूज चेंज हो गए हैं। संविधान की रक्षा और आरक्षण ये दलितों के लिए बड़ा मुद्दा हो गए हैं इस बीच में। तो ऐसे में दलित वोटों का रुझान अगर गठबंधन की तरफ जाता है, कन्वर्ट होता है वो पूरी तरह से, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और बीजेपी में एक और ये मुद्दा आया कि भाई वो आपका आरक्षण छीन करके उधर दे दिया जाएगा। निश्चित तौर पर आरक्षण इम्पैक्ट हुआ इस थर्ड फेज में क्या? आरक्षण ने तो ओबीसी को भी प्रभावित किया है इस इशू ने, केवल दलित को नहीं। दलितों के बीच में तो हमने मेरठ में भी देखा कि सुनीता वर्मा इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट कर पाई कि दलितों के बीच में वो सपा की कैंडिडेट थी, बीएसपी की तो थी नहीं। और शुरू में माना जा रहा था कि यहाँ पे बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं देवव्रत त्यागी जी, वो त्यागियों का वोट ले लेंगे, मुस्लिम ले लेंगे और दलित ले लेंगे तो विनिंग सीट हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कागजी था, लेकिन त्यागी वोटर तो वापस बीजेपी में चला गया और मुस्लिम आ गया सपा और कांग्रेस के पास में। अब जो दलित वोट था उसमें भी बड़े पैमाने पर सेंध लगाई सुनीता वर्मा ने। उसकी एकमात्र वजह ये है कि जो संविधान बचाने वाला इशू था, जो आरक्षण वाला इशू था, वो उसका अंडरकरंट था और वो काम कर रहा था। पर्सनल इमेज तो थी, वो दलित नेता हैं, उनके पति विधायक रहे हैं, वो मेयर रही हैं, वो सारे इश्यूज हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर वो था। पढ़े लिखे दलित लड़कों से जब हमारी बात होती थी तो वो ये कहते थे आरक्षण छिन गया तो क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये संविधान खत्म कर देंगे। और यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स बयान में ये कह रहे थे, संजीव बालियान ने कहा संविधान हम बदल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कांग्रेस ने बहुत संशोधन किए हैं, आप उनके वीडियो उठाइए पुराने। अरुण गोविल जी भी कह रहे थे, तो लोकल कैंडिडेट्स भी ये बात कह रहे थे। और मोदी जी ने जो अंतिम समय में लोकसभा में कहा कि हमें कुछ बड़े काम करने हैं, इसलिए बड़ा मैंडेट चाहिए, तो 400 पार चाहिए, इसलिए तो उसका मैसेज भी ये लिया दलितों ने कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। तो ये एक तरह से फांस बन गया। जैसे 400 पार के 2 मैसेज गए, बीजेपी का जो वोटर था उसको लगा कि पार्टी कंफर्टेबल सिचुएशन में रिपीट हो रही है, 400 पार तो हो ही रहा है, बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दलितों को लगा कि 400 पार जा रहे हैं, ये तो संविधान और ये सब बदल देंगे। हालांकि बाद में मोदी जी ने कहा, भागवत जी को उसके बारे में सफाई देनी पड़ी, जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं थी। भागवत जी तो इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे और आरएसएस कोई पॉलिटिकल विंग भी नहीं है, तो भागवत जी के सफाई देने की बहुत ज़रूरत मुझे लगता नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी बीजेपी, इसलिए भागवत जी के जरिए वो भरोसा देने की कोशिश की गई कि भाई संविधान नहीं बदल रहे हैं। तो इश्यूज तो हैं फिजाओं में, वैसा नहीं है जैसा 19 और 14 में था कि मुद्दे नहीं थे, पोलराइजेशन था, केवल मोदी जी का फेस, मोदी जी का मैजिक काम कर रहा है, केवल कमल काम कर रहा है, वैसा नहीं है इस बार। और इसीलिए मुकाबले रोचक हुए हैं, इसीलिए जी
जी। सर एक सवाल आपसे और लेंगे, ये आकाश आनंद को लेकर के जो एक्शन में आई है मायावती जी, उनको नेशनल क्वार्टर पर से हटा दिया गया है और वो सभाएं भी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, आकाश आनंद एंड मायावती बीएसपी फैक्टर? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। असल में इसके साथ दो तीन चीज़ें जुड़ रही हैं। जौनपुर समेत कई जगह पे प्रत्याशी बदलना, फिर आनंद से सारी जिम्मेदारी जो बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने दी थी अचानक वापस ले लेना। इसकी भूमिका इससे बनती है कि उन्होंने एक दो जगह पे बहुत जोश में आके कुछ शब्द ऐसे कह दिए प्रधानमंत्री के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी, जो शायद मायावती अपने मुंह से कभी उस तरह की बातें या उस भाषा को नहीं बोलती। वो कभी किसी पे निजी हमला नहीं करती हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा तो वो चाहे कितना ही ठोस और कड़वा बोले लेकिन व्यक्तिगत हमले से वो बचती रही हमेशा। तो एक तो उनकी नीति के विपरीत था, दूसरा उन्हें लगा कि इमेच्योर है, एफआईआर हो जाती है जो कभी होती नहीं, तीसरा कोई अनजानी ताकत जिसने उन्हें यह दबाव डाला हो कि भाई ये प्रत्याशी बदले जाएं क्योंकि इनसे किसी को नुकसान हो रहा था, और इसी तरह से कि भाई अगर ये इतना ही आक्रामक रहेगा तो फिर ऐसा ना हो कोई फाइलें खुल जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अनुमान यही लगाया जाता है कि मायावती खुद ऐसी शैली में नहीं बोलती हैं, तो उन्हें शायद उनका इस शैली को अपनाना आनंद का अच्छा नहीं लगा, और फिर सारे अनुभव के बाद उन्हें लगा होगा कि शायद अभी तो इसकी उम्र बहुत है, अभी ये मैच्योर है, बाद में ये मैच्योर हो जाएंगे तब इन्हें दोबारा ले आएंगे। राम गोपाल यादव जी का जो बयान कल आया कि राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि मंदिर बेकार का मंदिर है, वास्तु ठीक नहीं है, चुनाव के दिन इस तरह का बयान आना, पोलिंग एक तरफ चल रही हो, राम गोपाल यादव का इस तरह का बयान आना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना और भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेलना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोपेगेंडा में सब में तेज़ थी। इस चुनाव में जाके ऐसे लगा कि सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो विपक्ष को अभी भी वो जगह नहीं मिली, पर कम से कम जो अल्टरनेट मीडिया था उस पर अब थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी और ये अपनी पकड़ बनाने लगे थे। पर क्या करें इन नेताओं का, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के पिच पे जाके खेल लेते हैं और उसकी टाइमिंग भी नहीं सोचते कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसका कारण क्या है। ऐसा कह के ये अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कोई लाभ तो होने वाला ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसे स्टेटमेंट को मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा और क्या कह सकता हूँ। सर सैम पित्रोदा का जो बयान, नया बयान, ताज़ा बयान आया है कि भाई दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, यहाँ के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, यहाँ के लोग इस तरह से दिखते हैं, ये भी बीजेपी इस पर जो है हमलावर है और लगातार जो है इस पर काउंटर आ रहा है। असल में कांग्रेस के पास अपने पास इतने सारे विभीषण और इतने सारे दुश्मन हैं कि उसे को ऐसे काम बिल्कुल नाजुक मौक़ों पे दिग्विजय कर दिया करते थे, मणिशंकर अय्यर कर दिया करते थे। अब की बार सैम पित्रोदा आ गए। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जब ये विवाद चला कि ये संपत्ति बांट देंगे, उसी टाइम पे उन्होंने कह दिया कि विरासत कानून या यूएसए में होता है और इसका मतलब ये होता है कि 55% संपत्ति आपके मरने के बाद बच्चों को नहीं सरकार को चली जाए। आग में घी डाल दिया। अब उन्होंने कि इनकी शक्ल चाइनीज़ से मिलती है और साउथ वालों की अफ्रीकन से मिलती है, तो एक तरह से रंगभेद की बात कर दी। और मोदी जी को क्या चाहिए? मोदी जी जैसा प्रचारक, चीज़ों को लपकने वाला, उसने उन्हें साफ कह दिया कि ये गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो खाली पित्रोदा को क्यों छोड़ते? उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी को ले लिया कि जो राहुल गांधी के फिलोसफर गुरु हैं उन्होंने ये बात कही है। हालांकि मैं पित्रोदा की बात को बहुत ज़्यादा अहमियत अदरवाइज़ नहीं देता, चुनावी मौका है, उन्होंने ये हथियार उनके हाथ में दे दिया, पर ये अनर्गल बोलते रहे। अब नहीं बोले, पहले राम मंदिर पे भी बोले हैं और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठा दिया था। इन्होंने राजीव गांधी के लिए भी जो उनके खास थे तब भी अनर्गल बोल दिया था। एक बात से देश इनका ऋणी था कि ये थोड़ी दूरसंचार क्रांति लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी सी जो टेक्निकोलॉजी थी उसकी एक तरह से रिवोल्यूशनरी काम हुए थे, पर इन सब बातों से आपको ये सब बोलने का अधिकार नहीं मिल जाता। आखिरी सवाल सर, अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, देश में सरकार किसकी बनने जा रही है 4 जून को? नहीं, हमें कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए और ना मैं कर सकता हूं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से मतदान कम हुआ है उसके बाद से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ परेशानियां या चुनौतियां ज़रूर बढ़ी हैं, और इसीलिए जो उनकी पिच है पहले चरण के बाद 19 को हुआ और 21 तारीख को बांसवाड़ा में उन्होंने जो बयान दिया उत्तराधिकार वाले पे दे दिया,
फिर वो मंगलसूत्र पे आ गए, फिर वो आरक्षण पे आ गए, फिर वो मंदिर पे आ गए कि हिंदुत्व को नहीं मानते हैं और ये पाकिस्तान वाले उनको लगाव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ है जिसने उन्हें डरा रखा है। देश में सरकार किसकी बनेगी, हर दिल में यही सवाल इस वक्त है, हर दिलो दिमाग में। बहुत मुश्किल सवाल है और हम किसी एक, हमने देखा है जैसे पुराने इलेक्शंस की भी बात करते हैं तो वो अधिकांश फेल हो जाते हैं बहुत सारे प्रिडिक्शंस। उसकी एक वजह ये होती है कि एक बहुत छोटा सैंपल हमारे पास होता है, बहुत बड़ा सैंपल नहीं होता, तो बड़े लार्ज स्केल पे सैम्पलिंग की ज़रूरत है उसके लिए, इस फाइंडिंग के लिए, जो मेरे पास नहीं है। मैं एक छोटे इलाके में कुछ सीटों पर घूमा हूँ, कुछ लोगों से बात की है, तो उसके आधार पे पूरे नेशन का तो डिक्लेरेशन करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हवा चल रही है उसमें मुकाबला बहुत रोचक है। तो निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव है। इस बार का चुनाव लहर वाला चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव पॉलिटिकल इक्वेशंस का चुनाव है, कास्ट पॉलिटिक्स का चुनाव है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता रहा है। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। जनता ने मूड सेट कर दिया है, ट्रेंड सेट कर दिया है। माना जाता है कि यही ट्रेंड अब आगे भी जाएगा। अवध क्षेत्र में भी क्या यही ट्रेंड बना रहेगा या पूर्वांचल का ट्रेंड कुछ दूसरा होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा एक तरह से मिड में हम लोग खड़े हुए हैं। 4 चरणों का चुनाव शेष रह गया है। आप सबकी निगाहें 4 जून पर हैं। जब 4 जून की तारीख आएगी और किसके वादे और किसके दावे में कितना दम है, ये साफ हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके सिर पर सेहरा बंधेगा और कौन नहीं जीत पाएगा, इसका परिणाम 4 जून को आ जाएगा। इंतजार कीजिए 4 जून की तारीख का और देखते रहिए न्यूज़ 18। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।